हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम स्काई गोल्ड एंड डायमंड के बारे में जानने वाले हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये B2B सेगमेंट में काम करती है। और जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में इन लिस्टेड स्पेस, उनमें से सबसे तेज ग्रो करने वाली ये कंपनी है। और मैनेजमेंट ने FY26 का गाइडेंस भी बढ़ा दिया है। तो आज हम इस इंटरेस्टिंग कंपनी को स्टडी करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का Q3 FY26 का रिजल्ट कैसे रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है और मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है। ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्काई गोल्ड एंड डायमंड ये कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में और उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो मंगेश चौहान, महेंद्र चौहान एंड दर्शन चौहान है। तो ये स्काई गोल्ड एंड डायमंड ये जो कंपनी है ये B2B ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है। मतलब जो भी B2C कंपनी है जैसे टाइटन हुआ, कल्याण हुआ, PNG हुआ, उनको ये ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करती है। अभी हम कंपनी के की माइलस्टोन्स देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2018 में ये BSE में लिस्ट हुआ था एज अ SME प्लेयर। उसके बाद 2023 में ये मेन बोर्ड में आ गया BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर। और 2023 में ही उन्होंने न्यू 81,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी। उसके बाद 2024 में उन्होंने स्टार मंगलसूत्र एंड स्पार्कलिंग चेन्स का एक्विजिशन किया, जो कि इनके ही बिजनेस में सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद 2025 में इन्होंने स्पीड बैंगल्स नाम का एक कंपनी है उसको भी उन्होंने एक्वायर कर लिया और ये और नए नए सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं। इन्होंने रिसेंट में ही जो ऋषभ गोल्ड है उसको भी एक्विजिशन कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट इंडियन ज्वेलरी सेगमेंट में कितना अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में, ये एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2024 में जो इंडियन ज्वेलरी मार्केट है वो 84 US बिलियन डॉलर्स का है और वो 2080 तक 145 USD हो जाएगा, बिलियन डॉलर्स, US बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन ज्वेलरी मार्केट में इन कंपनियों के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़ा टेलविन है इन कंपनियों को ग्रो करने के लिए। और जैसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि इंडियन जो मार्केट है वो कैसे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि FY21 में जो अनऑर्गेनाइज मार्केट था वो 90% था और ऑर्गेनाइज प्लेयर थे वो बस 10% थे। अभी ये नंबर FY24 में 62 हो गया है और 38% का जो है वो ऑर्गेनाइज मार्केट हो गया है। और FY28 तक आते आते जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वो 57% का हो जाएगा और ऑर्गेनाइज का जो नंबर है वो 43% हो जाएगा। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए और भी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे कंपनी का Q3 FY26 और 9 मंथ FY26 का अपडेट देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने इस क्वार्टर में जो श्री ऋषभ गोल्ड का एक कंपनी है उसका एक्विजिशन कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। उसका जो मेजॉरिटी स्टेक है 51%, वो कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। तो इससे जो कंपनी का जो बेस है वो और भी स्ट्रांग हो गया है और यहाँ पे कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हुआ है। उसके बाद कंपनी ने पिछले ही क्वार्टर में दुबई का जो ऑफिस है उसका भी इनॉग्रेशन कर लिया है। इसी के साथ कंपनी ने मिडल ईस्ट के मार्केट में भी एंट्री लिया है और यहाँ पे भी यहीं पे ही कंपनी ने नए नए कस्टमर को ऐड किया है, जैसे कि दमास UAE में हुआ। उसके बाद जो भी उन यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपनी ने नए नए और भी कस्टमर ऐड किया है। और यहाँ पे कंपनी को ऐसा भी लगता है कि जो इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील साइन किया है, जो जीरो टैरिफ के साथ, उसका भी कंपनी को यहाँ पे बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और इंडिया में भी जो GST रेट नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसका भी फायदा कंपनी को होगा। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो विजन 2030 है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी ने FY23 तक क्या गाइडेंस दिया था। सॉरी, कंपनी ने FY23 में क्या गाइडेंस दिया था।
तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का FY23 में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 1154 करोड़ का, और जो मार्जिन था वो 3.1 था, और जो पैट का नंबर था वो 19 करोड़ का था, और उसका मार्जिन 1.6 था। तो यहाँ पे कंपनी ने FY23 में ये गाइडेंस दिया था कि FY27 तक उनका जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन था वो 5000 करोड़ हो जाएगा, और जो पैट मार्जिन गाइडेंस दिया था वो 3.5 था FY27 तक। पर अगर आप यहाँ पे रियलिटी देखते हो तो कंपनी ने FY25 में ही 3548 रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है, और FY26 में कंपनी ने 6100 का गाइड रेवेन्यू वो अचीव कर लेगा, ऐसा कंपनी यहाँ पे लगता है। तो कंपनी ने जो FY27 तक गाइडेंस दिया था वो पहले ही अचीव कर लिया 2 साल पहले। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी यहाँ पे कंपनी ने जो जो पहले गाइडेंस दिया था FY26 में वो था 5400 करोड़ वो अचीव कर लेगा, ऐसा वो बोला था, ठीक है। पर अभी कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है वो रिवाइज किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, और कंपनी अभी ये बोल रहा है कि वो FY26 में उसका जो रेवेन्यू है वो 6100 करोड़ रहेगा। और उन्होंने जो FY27 का भी जो गाइडेंस दिया था पहले 7600 करोड़ का, उसको भी कंपनी ने रिवाइज कर दिया है, और अब कंपनी बोल रही है कि वो FY27 में 8100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसी के साथ कंपनी ने अपना जो मार्जिन है वो भी बढ़ा लिया है। और चलो अभी कंपनी का FY30 का क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का ये मानना है कि वो FY30 तक अपना जो रेवेन्यू है वो 18,000 करोड़ तक लेके जाना चाहती है, और कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो 5.25 के बीच में रहेगा, और कंपनी का जो पैट का नंबर है वो 945 करोड़ होगा, और कंपनी का ROC है वो 27% प्लस वो लेके जाना चाहते हैं। तो अभी हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी ये जो अपना विजन है FY30 तक वो अचीव करती है या नहीं करती है। अभी हम ये देख लेते हैं कि कंपनी ने जो FY30 तक जो गाइडेंस दिया था उसको अचीव करने के लिए कंपनी के पास क्या स्ट्रैटेजी है, और वो किन चीज़ों पे फोकस कर रही है जो कि वो FY27 और FY30 तक का जो गाइडेंस है वो अचीव करे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे कि कंपनी का कहना है कि वो एंट्री करेंगे न्यू कॉर्पोरेट्स में, मतलब न्यू क्लाइंट्स वो ऐड करेंगे। उसके बाद वो एक्सप्लोर करेंगे अनऑर्गेनाइज मार्केट को, और वो ग्लोबली भी एक्सपांड करेंगे। उसके बाद जो पैट है उसको अचीव करने के लिए कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए उनके पास क्या क्या स्ट्रेटेजी है, जैसे कि कंपनी का ये कहना है कि वो और भी ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद कंपनी ने एक एडवांस गोल्ड मॉडल लाया है, मतलब कंपनी पहले अपना खुद का गोल्ड खरीदती थी और उससे ज्वेलरी बना के देती थी, पर अभी कंपनी ने वो मॉडल कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो अभी कंपनी के पास जैसे ही ऑर्डर आएगा वो उन्हीं जो जो कंपनी उनको ऑर्डर देती थी उनसे ही वो एडवांस गोल्ड लेगी, और कंपनी को जो ज्वेलरी है वो बना के देगी। तो उससे क्या होगा कि कंपनी का जो मार्जिन है वो एक्सपांड हो जाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ गोल्ड लॉस, मतलब जो भी कंपनी ज्वेलरी बनाती थी उसमें जो गोल्ड लॉस होता था वो कम हो गया है अभी, और कंपनी का ये भी कहना है कि वो उसे और भी कम करेंगे। के बाद कंपनी का ये भी कहना है कि वो अपना जो कैश कन्वर्जन साइकिल है उसको इम्प्रूव करेगा, और अपना जो बैलेंस शीट है वो भी डेट फ्री करेगा। मतलब ये सारी चीज़ें करके कंपनी अपना जो पैट का गाइडेंस है और रेवेन्यू का गाइडेंस है उसे वो अचीव करेगा, ऐसा कंपनी का मानना है। तो हमें अभी क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी ये सारी चीज़ों पे एग्जीक्यूट कर पाता है या नहीं कर पाता है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का Q3 FY26 का 9 मंथ का और Q3 का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने Q3 FY26 में 1767 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि 77% जंप है YOY बेसिस पे। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर है वो 150.8 करोड़ का है, यहाँ पे भी 106% का YOY बेसिस पे जंप है। उसके बाद जो EBITDA है वो उसका नंबर है 122 करोड़ का, इसमें भी
113% का वाई बेसिस पे जम दिखाई दे रहा है। और कंपनी का जो पैट है वो 80 करोड़ का है, इस पे भी 120% का वाई बेसिस पे जम दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू स्प्लिट है जो कि एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट का है, तो यहाँ पे Q3 FY26 में जो टोटल एक्सपोर्ट नंबर है वो 9% है और जो डोमेस्टिक मार्केट का परसेंट है वो 91% है। यही अगर 9 मंथ का अगर ले तो वो 90% है डोमेस्टिक मार्केट का और एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो 10% है। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम नंबर देखें पर केजी पर मंथ का, तो यहाँ पे Q3 FY26 में जो वॉल्यूम है वो 631 केजी पर मंथ गया है और कंपनी का यही कहना है कि वो और भी आगे इसे लेके जाना चाहते हैं। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के डोमेस्टिक क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डोमेस्टिक क्लाइंट की लिस्ट तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी है। तो यहाँ पे जैसे मेन क्लाइंट है, कल्याण हुआ, पीएनजी हुआ, गीवा है, उसके बाद मालाबार है, पीएमजे है, रिलायंस है, टाइटन है। तो यहाँ पे सारे इंडिया में जो जितने बड़े बड़े नाम है वो सब इनके क्लाइंट है। और अगर आप इंटरनेशनली भी देखते हो तो यहाँ पे दमास है, इश्तारा है, मुस्तफ़ा ज्वेलरी है, कल्याण भी इंटरनेशनली इनका ही क्लाइंट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी इंटरनेशनली जो बड़े बड़े नाम है वो सब कंपनी के क्लाइंट्स है। तो वो इसी के बेसिस पे कंपनी इतना ज़्यादा रेवेन्यू का गाइडेंस दे पाती है। अभी हम नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक जो कि है कंपनी का ग्रोथ, वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो Q3 FY26 में कंपनी का जो ग्रोथ रहा है, सॉरी दिसंबर Q3 FY26 का जो ग्रो रेवेन्यू है वो 1768 करोड़ का है, जो कि 77% का जंप है वाई बेसिस पे। अगर आप यही नंबर पिछले एक साल से अगर आप चेक करते हो तो कंपनी कंटिन्यूअसली 100+% से ग्रो किया है। जैसे कि आप पिछले साल का ग्रोथ देखोगे तो वो 117% का है, मार्च का 106%, उसके बाद 56%, 93%, 77%, मतलब 70 to 80% प्लस कंपनी ने कंटिन्यूअसली ग्रो किया है। तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम पैट का नंबर देखें तो यहाँ पे तो और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो Q3 FY26 में कंपनी ने 120% का जंप दिखाया है वाई बेसिस पे। अगर यही नंबर हम पिछले कुछ सालों का देखें तो वो 309%, 180%, 105%, 82%, 120%, मतलब कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूअसली ट्रिपल डिजिट में ही ग्रो कर रहा है। तो इससे साफ नजर आता है कि कंपनी का अपने जो फिक्स कॉस्ट है उस पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है और कंपनी को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो कंपनी का यही कहना है कि आगे चल के हम जितना ज्यादा रेवेन्यू ग्रो करेंगे उतना ही हमारा जो फिक्स कॉस्ट है उस पर भी कंट्रोल आएगा और कंपनी को इससे और भी ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो इससे होता क्या है कि उससे ये होता है कि कंपनी का इससे ईपीएस बहुत ज्यादा बढ़ता है और अल्टीमेटली ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का आरओई बढ़ेगा, आरओसी बढ़ेगा और अल्टीमेटली कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या शेयर सस्ता होगा। तो यहाँ पे हमें देखना होगा, कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 5354 करोड़ का है, जो कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 350 के लेवल पे चल रहा है और कंपनी का जो करंट पी है वो 23 का है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी, अगर हमने कंपनी का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट किया तो वो इन बिटवीन आता है 15 to 18 का, ठीक है। और कंपनी यहाँ पे 50+% से ग्रो कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है और कंपनी का फॉरवर्ड पी हमें कम लग रहा है। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है और अगर हम इसके बेसिस पे अगर पेग रेशियो निकाले तो वो 0.65 आता है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी का आने वाला जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है। और यहाँ पे कंपनी का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था, जो कि कंपनी ने ही गाइडेंस दिया था कि वो FY26 में जो उनका रेवेन्यू था वो 5400 करोड़ करेगा, जो कि कुल परसेंटेज वाई बेसिस पे 52 आता है, जो कि कंपनी ने रिवाइज कर दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। और अभी कंपनी ये बोल रही है कि वो FY26 में टोटल 6100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो कि 72% आता है वाई बेसिस पे। तो यहाँ पे कंपनी का ये कहना है कि वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 72% का रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है।
72% का ग्रोथ दिखाएगा। तो इसके बेसिस पे मैंने मेरा कैलकुलेशन किया है कि कंपनी का कितना रेवेन्यू आना चाहिए। तो Q1, Q2, Q3 और Q4 में कंपनी का 1101 रेवेन्यू आना चाहिए था Q1 में, जो कि उससे बेहतर ही आया है। उसके बाद Q2 में 1171 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए था, जो कि उससे भी बेहतर आया है, 1484 करोड़ का आया था Q2 में। उसके बाद Q3 में मेरा अनुमान था कि रेवेन्यू आएगा 1519 करोड़ का, जो कि इस Q3 में आया 1768 करोड़ का। अभी मुझे लगता है कि Q4 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1750 करोड़ का आना चाहिए। अभी हमें देखना पड़ेगा, क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि Q4 में कंपनी कैसा नंबर दिखाती है। अभी हम कंपनी का 1 साल का शेयर प्राइस मोमेंटम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो करंट शेयर का प्राइस है वो 346 रुपीज का है, जो कि पिछले साल भी ये इसी के आसपास था। ठीक है, तो आपको तो अभी पता है कि यहाँ पे 1 से 1.5 साल में किसी भी कंपनी का कोई भी रिटर्न बना नहीं है, और जिन जिन कंपनियों में ग्रोथ नहीं है वो कंपनियां तो ऑलमोस्ट 50% डाउन है ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे स्काई गोल्ड में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और कंपनी गाइडेंस भी बहुत ही अच्छा दे रही है, इसीलिए कंपनी का जो शेयर है वो पॉजिटिव में ही है अगर हम पिछले 1 साल का कंपेयर करें। हाँ, कंपनी का जो शेयर है वो 400 के लेवल पे गया था। ठीक है, पर वो तब भी हम कैलकुलेट करके ऊपर से बस 10 to 15% ही कंपनी का जो शेयर है वो डाउन है। अभी हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो अचीव करती है या नहीं करती है। अगर कंपनी ने अचीव किया या ओवर अचीव किया तो यहाँ से भी कंपनी का जो शेयर है वो बुल मार्केट में बहुत ही ज्यादा भागेगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, हम ये बस केस स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जरूर डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।